मॉर्निंग क्लास हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था विभिन्नताएं या हेरिटेज के बारे में बताया था, इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, ठीक है। और ये चैप्टर हमारा जूलॉजी का है और इसका जो चैप्टर का नाम हमने आपको बताया था कौन सा है, वंशागति एवं विविधताएं, ठीक है। कौन कौन सी विविधताएं पाई जाती हैं, वंशागति होती क्या है, वंशागति के बारे में हमने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस कराया था, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक है आनुवंशिकता या वंशागति, ठीक है। आनुवंशिकता या वंशागति क्या होती है, किसे कहते हैं, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, ठीक। आनुवंशिकता जैसे क्या होता है कि कोई भी लक्षण अगर है वो माता पिता से उनकी संतानों में किस प्रकार जाते हैं, कैसे प्रसारित होते हैं, कौन कौन से लक्षण जाते हैं और कौन से लक्षण किसी कारणवश नहीं जाते हैं, ये सारी चीज़ें आनुवंशिकता या वंशागति के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसमें जो आनुवंशिकता की अगर हम परिभाषा कहें तो इसकी जो डिफाइन होगी क्या है, माता पिता के ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतानों में जाते हैं या प्रसारित होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, आनुवंशिकता कहलाती है, ठीक है, या आनुवंशिकी कहलाती है। और ये जो क्रिया है ये हमारी क्या कहलाती है, आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहलाती है, ठीक है। मीन्स जो भी लक्षण होते हैं किसी भी जीव के, ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं उनकी संतानों में, वो सब क्या कहलाते हैं, आनुवंशिकी के अंतर्गत आती है। और इसका जो इसकी खोज की थी या हम फादर ऑफ हेरिडिटी कहें तो फादर ऑफ हेरिडिटी कौन थे, फादर ऑफ हेरिडिटी, ठीक, या आनुवंशिकता के जनक, आनुवंशिकता के जनक हमारे कौन थे, एक साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, जिन्होंने आनुवंशिकता के विषय में बताया था, हेरिडिटी के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि क्या किस तरीके से उसके लक्षण जो हैं वो प्रसारित होते हैं कहीं भी, ठीक है, मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरीके से प्रसारित होते हैं, ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था, ठीक है। इन्होंने कई सारे प्रयोग करे थे, ठीक है, बहुत सारे प्रयोग करे थे और प्रयोग के आधार पर ही इन्होंने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, ठीक है। तो आनुवंशिकता क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होते हैं माता पिता के लक्षण वो संतानों में जाते हैं या प्रसारित होते हैं, वो आनुवंशिकी कहलाते हैं। या जो लक्षण जिस क्रिया के अंतर्गत वो प्रसारित होते हैं वो हमारी आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारी आनुवंशिकता थी, ठीक है। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपनी अपनी धारणाएं प्रस्तुत करी थी, ठीक है। जैसे एक साइंटिस्ट हमारे आए थे पूर्व रचनावाद के विषय में, उन्होंने बताया था कि जो भी जीव है वो पहले से ही विद्यमान जीवों से उनकी उत्पत्ति हुई है। जैसे कि लीवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है, जिन्होंने बताया था कि मानव शुक्राणुओं को उन्होंने सर्वप्रथम देखा था और बताया था कि इनका जो निर्माण है वो पूर्व के ही जीवों से हुआ है, ठीक है। वैज्ञानिक ने यह भी बताया था कि प्रत्येक युग्मक या शुक्राणु के अंदर पूर्व रचित जीव सूक्ष्म संरचना होती है, मीन्स जो भी स्पर्म होता है वो क्या है, एक जीवित संरचना होती है जिसके कारण वो डेवलप करके एक न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, ठीक है। ये साइंटिस्ट ने बताया था लीवेनहॉक ने, ठीक है। और इसमें कुछ वैज्ञानिक और बताए थे, उन्होंने बताया था कि पूर्व रचित जीव जैसे जो एक्स होते हैं, एक्स के अंदर होते हैं, और मेलपीगी और साइंटिस्ट हार्टोसाइकर इन्होंने बताया था कि ये जो रचना है, ठीक है, मीन्स जो शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है तो उसी के बाद एक नई संतान का जन्म होता है, मीन्स पहले से ही उपस्थित जीवों से ही एक नई जीव का जन्म होता है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो और चाहे ह्यूमन बींग्स हो और चाहे कोई भी एनिमल्स हो या कोई भी प्लांट हो। अगर कोई प्लांट भी है तो वो पहले से ही उपस्थित प्लांट से ही वो न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट को जन्म देता है, ठीक है। तो ये पूर्व रचनावाद के अनुसार था, ठीक है। अब हमारा जो है अनुजनन क्या होता है या एपिजेनिस के अनुसार एक साइंटिस्ट थे वुल्फ, ठीक है, वुल्फ साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था 1738 में कि अंडे और शुक्राणु में से किसी में भी होमनकुलस जैसी कोई रचना नहीं होती है, बल्कि इन युग्मकों में ऐसा अज्ञात जीव पदार्थ होता है, ठीक है, जो कि एक नई संतानों को जन्म दे सकता है, ठीक है। मीन्स उन्होंने ये बताया था कि उसमें जो युग्मक होते हैं, युग्मक ही क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं, और जो युग्मक हैं धीरे धीरे आपस क्या करते हैं, संयुग्मन करते हैं, फ्यूज होते हैं, और उसके बाद एक न्यू बॉर्न बेबी या न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, ठीक है। ये कौन सा था, अनुजनन या यूजेनिसिस कहलाता है,
ठीक। अब एक साइंटिस्ट पेंजिनवाद, ठीक है। अब पेंजिनवाद क्या होता है? पेंजिनवाद, ठीक। पेंजिनवाद के अंतर्गत क्या आता है? पेंजिनवाद के अंतर्गत एक डार्विन साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने आनुवंशिकता के भौतिक आधार को बताने का प्रयास किया और सुझाव दिया कि शरीर के प्रत्येक भाग में अत्यंत छोटी अदृश्य के कार्यों को करने के लिए एक संरचना पाई जाती है और उसी संरचना के कारण ही क्या होता है, जो हमारे मुकुल या जो बर्ड्स होते हैं उनका निर्माण होता है और उसी के निर्माण के बाद ही क्या होता है, एक नई चीज़ का जन्म होता है, ठीक है, जिसे हम पेंजिन कहते हैं, ठीक है। मीन्स जो मुकुलक होता है या मुकुलन होता है, ठीक है, उसी वो धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होता जाता है और डेवलप होने के बाद ही क्या होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और इसमें ये जो मुकुलक होते हैं या बडिंग होती है या जेम्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रुधिर की धारा के साथ लैंगिक अंगों तक पहुंच जाते हैं और उसी के बाद जो ब्लड हमारे शरीर में होता है उसी के आधार पर या उसी के कारण वो क्या करते हैं, ब्लड से बहते हुए क्या करते हैं, वो जो लैंगिक जनन करने वाले अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और इसके बाद ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है या एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, निषेचन होता है और निषेचन के पश्चात ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, ठीक है। तो ये पेंजिनवाद के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम आपको बताएं मेंडल के बारे में, ठीक है। अब मेंडल जो है, मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है या फादर ऑफ हेरेडिटी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने अपने इस सिद्धांत को दर्शाने के लिए या आनुवंशिकता के सिद्धांत को दर्शाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। उनका जो सबसे अच्छा और सफल प्रयोग था, उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, ठीक है। मटर के पौधे जो गार्डन की होती है, ठीक है, या उद्यान मटर, उन पर उन्होंने किया था। इसका जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइजम सटाइनम, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइजम सटाइनम, ठीक है। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और बताया था कि किस तरीके से जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो किस तरीके से अगली पीढ़ी में प्रसारित होते हैं या जाते हैं। इन्होंने ये भी बताया था कि इनमें दो तरीके के कैरेक्टर पाए जाते हैं, एक दुर्बल और एक सबल। मीन्स एक डोमिनेंट होता है, ठीक है, जिसे हम मजबूत कह सकते हैं, और एक रेसेसिव होता है। तो जो फर्स्ट जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन में केवल वही लक्षण, वही कैरेक्टर्स जाते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, और जो रेसेसिव होते हैं, जिनमें कोई भी क्षमता नहीं होती है, वो नहीं जाते हैं, ठीक है। मीन्स उसके लक्षण, उसके कैरेक्टर्स नहीं दिखाई देते हैं। एक तरीके से हम ये कहें, अगर हम मटर के पौधे को उगाएं तो क्योंकि ये छमाही होता है, हर 6 महीने के अंदर इसके पूरे कैरेक्टर्स नज़र आ जाते हैं कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने इसीलिए इसको मटर के पौधों को लिया था, ठीक है। इसमें जो डोमिनेंट होगा वो फर्स्ट जनरेशन में उसके लक्षण दिखाई दिए और उसी टाइप के प्लांट हुए, ठीक है। मीन्स अगर हम लंबे और बौने पौधों को आपस में क्रॉस कराया जाए तो जो पहली पीढ़ी होगी वो क्या होगी, लंबी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स था, ठीक है, वो उसमें मजबूती थी, या हम ये कह सकते हैं कि वो डोमिनेंट था, ठीक है। और जो रेसेसिव कैरेक्टर्स था, मीन्स जो बौने पौधे थे, वो फर्स्ट पीढ़ी में नहीं दिखाई दिए, ठीक है। लेकिन जब हमने आगे और जनरेशन कराई गई, ठीक है, तो सेकेंड थर्ड पीढ़ी, जो सेकेंड पीढ़ी थी, सेकेंड जनरेशन थी, उसमें क्या हुआ, धीरे से वो कैरेक्टर दिखाई दिया, लेकिन जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर था वो ज़्यादा दिखाई दिया और जो रेसेसिव कैरेक्टर था वो कम दिखाई दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने उस मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था और मटर के पौधे के आधार पर ही इन्होंने बताया था किस तरीके से कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं, अर्थात जाते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या क्या बताया था इसमें, उन्होंने ये सिद्धांत एक पत्रिका छापे जिसे ज़्यादा वैज्ञानिक नहीं पढ़ते, ठीक है, इस पे दिया था। और इसमें इन्होंने ये भी बताया था उसकी कि किस तरीके से वो कैरेक्टर्स किसी भी पीढ़ी या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरीके से जाते हैं या प्रसारित होते हैं। तो इन्होंने 3 पीढ़ियों तक, 4 पीढ़ियों तक इन्होंने अध्ययन किया और उसके आधार पर ही अपना प्रयोग किया था और उसके आधार पर ही सारा नियम दिया था, ठीक है। अब मेंडल की सफलता के कारण की बात करें हम। मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल की सफलता
क्या कारण थे मेंडल की सफलता के, ठीक है। मीन्स इन्होंने ऐसा क्या चीज़ किया था जो मेंडल का जो सिद्धांत था वो सफल हुआ, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण ये सफल हुए, ठीक है। जिसमें से हमारा पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था, ठीक है। मीन्स अगर हम उन्होंने पेड़ पौधे को उगाया तो केवल उसी का अध्ययन किया, उसी के बारे में बताया, ठीक है। ये नहीं बहुत सारे कैरेक्टर्स को लाकर उसका उगाया और उसके बाद उसका एक साथ अध्ययन किया। तो एक समय में उन्होंने क्या किया था, एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मेंडल ने अपने प्रयोग का दूसरी पीढ़ी तथा तीसरी पीढ़ी तथा इससे आगे पीढ़ियों तक अध्ययन किया, ठीक है। क्या किया उन्होंने, जब मेंडल ने पौधे को उगाया तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और आगे तक भी इन्होंने अध्ययन किया ताकि वो क्लियर हो जाए कि कैसे किस तरीके से लक्षण क्या है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में किस तरीके से वो जाते हैं अर्थात प्रसारित होते हैं, ठीक है। जो भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया था मेंडल ने अपने प्रयोगों में इकट्ठे किए गए आंकड़ों का पूरा रिकॉर्ड रखा और सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। जितने भी कैरेक्टर्स थे, जितनी भी चीज़ें थी, उनका पूर्ण रूप से रिकॉर्ड उन्होंने रखा था, ठीक है, ताकि एक साथ कैरेक्टर्स का आसानी से अध्ययन किया जा सकते और उसका एनालाइज किया जा सके कि किस तरीके से पहले जनरेशन में कौन से पौधे हो गए, क्या कैरेक्टर्स उसमें आए और सेकेंड जनरेशन में क्या आए, थर्ड जनरेशन में कैसे कैरेक्टर आए और किस तरीके से पौधे उगे थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। नेक्स्ट पॉइंट में हम बताते हैं उन्होंने केवल एक ऐसे पौधे को चुना जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध था, ठीक है। एकदम हाइब्रिड प्लांट को चुना जो प्योर थे, ठीक है। मीन्स उसमें कोई भी किसी भी तरीके की कमी नहीं थी, ठीक है। इसकी पुष्टि उन्होंने अगली पीढ़ी के पौधे से स्वपरागण के द्वारा की, ठीक है। मीन्स उन्होंने एक पौधे को तो चुना लेकिन वो कैसा था, प्योर था और हाइब्रिड था, शुद्ध था, ठीक है। और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम या समस्या आती है तो फर्स्ट जो जनरेशन थी उसमें उस तरीके के प्लांट नहीं ग्रो करते, लेकिन प्लांट वैसे ग्रो किए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट पीढ़ी में उसको उगाया और फर्स्ट पीढ़ी में जो पौधे उगे उसका अध्ययन किया और क्लियरिफाई किया, ठीक है। उन्होंने शुद्ध लक्षणिक पौधे को क्या किया था, अलग अलग उगाया जिससे इनमें किसी अन्य लक्षण का परपरागण द्वारा कोई भी मिश्रण ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए उन्होंने कुछ लंबे और कुछ छोटे पौधों का पुंकेसर काट दिए थे, ठीक है। जो स्वपरागण थी पूरी तरीके से इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए क्या किया था, इन्होंने कुछ लंबे और कुछ पौधों का क्या किया था, पूरी तरीके से उसको समाप्त कर दिया था। ये सारी चीज़ें थी जो मेंडल की सफलता के कारण थे, ठीक है। अब मेंडल में कौन कौन से लक्षण उसमें लिए थे, जैसे कि हमने कलर बताया, ठीक है। कलर, फली का आकार, फली का कलर कैसा था, वो लंबे थे या बौने थे, ठीक है। तो इस प्रकार मेंडल ने कुल 7 प्रकार के लक्षणों का विश्लेषण किया, 7 प्रकार के मटर के पौधे के लक्षण लिए और उसके बारे में पूरा अध्ययन करके बताया, ठीक है, कि किस तरीके से वो लक्षण फर्स्ट पीढ़ी में कैसे होते हैं, सेकंड पीढ़ी में कैसे होते हैं, किस तरीके से वो कैरेक्टर्स आगे प्रसारित होते हैं और कैसे वो आगे जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पूरे 7 प्रकार के लक्षणों का अध्ययन किया था और उन लक्षणों के आधार पर ही इन्होंने अपने जितना भी नियम था, जो सारे नियम इन्होंने प्रस्तुत किए वो नियम प्रस्तुत किए और वो सही भी थे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, ठीक है। कल की क्लास में हम आपको बताएंगे कि मेंडल के कौन कौन से नियम थे और उन नियमों के अंतर्गत क्या क्या शामिल है और क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई भी समस्या या प्रॉब्लम हो हमसे डिस्कस करिएगा। ओके, हैव अ गुड डे।